हाँ जी सर। हो गया? हो गया है सर? हाँ हो गया, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास के अंदर शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था वी विल डू इन्वेंट्री, पर इन्वेंट्री हम एक बारी ब्रांचेस और हायर परचेज खत्म कर लें, उसके बाद वी विल डू दैट चैप्टर इन्वेंट्री. It's very easy chapter, so no need to worry for that. Let us understand first what is branch accounting. Branch accounting हम क्यों कर रहे हैं? हमने हमारे आसपास इतने सारे शोरूम्स देखे हैं. फॉर इंस्टेंस हमने बाटा के शोरूम देखे हैं, रिलैक्सो के शोरूम देख रहे हैं, हमने हमारे घर के आसपास ब्रांचेस देखी हैं, बैंक की ब्रांचेस देखी हैं, राइट? दैट कुड बी योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक. तो ये सब क्या है? ये सब ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस मतलब एक जगह पे इनका हेड ऑफिस लोकेटेड है, और जब बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है, कस्टमर बेस इंक्रीज होता जा रहा है. सो एक ही जगह पर जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बैठे रहना और फिर वहां से जितने भी सारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को केटर करना इजी नहीं होता. सो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अपने ब्रांचेस खोल देते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको बाटा और रिलैक्सो का. ठीक है, तो हम ये अब ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं कि जो हेड ऑफिस है वो उन ब्रांच की बुक्स कैसे मेंटेन करता है. सो इस ब्रांच अकाउंटिंग में, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं जो ब्रांच अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कैसे मेंटेन करता है. और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है इसके लिए, हम यहाँ पर जो ब्रांचिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मर्चेंडाइज के लिए, हम सर्विस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. सर्विस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ब्रांचेस हमने अपने आसपास बैंक्स की भी देखी हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. पर ये सब गुड्स ऑफर नहीं कर रहे, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. सो हमारे इस ब्रांच अकाउंटिंग में सर्विसेज का हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम वो ब्रांचेस कर रहे हैं जहां पर मर्चेंडाइज ऑफर हो रहा है. फॉर इंस्टेंस योर बाटा, रिलैक्सो के शोरूम्स, यहाँ पर मर्चेंडाइज ऑफर हो रहा है, गुड्स ऑफर किए जा रहे हैं. सो हम इस चैप्टर के अंदर सर्विसेज से नहीं डील करने वाले. वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद दोज ब्रांचेस which are selling the merchandise to its customers. So आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस दिख रहा होगा. मैं आई होप ये सबको विजिबल है. एक बारी फटाफट से मैं अपना क्वेश्चन आंसर वाला चेक कर रही हूँ. अगर मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है तो उसमें यस और नो टाइप कर दो. अगर विजिबल है तो फटाफट से यस और नो टाइप कर दो. Okay. So somebody said no, Avinash said no. I hope the screen is visible. Okay, to most of you it is visible. Okay. So अब ये हमारा जो हमें अकाउंट मेंटेन करना है, हमें ध्यान करना है इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं. इसमें वी हैव टू बी ऑन द चेयर ऑफ हेड ऑफिस. हम हेड ऑफिस में हैं और हमें हेड ऑफिस से हमारा जो ब्रांच हमने कहीं खोला है, सपोज मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है और एक ब्रांच मेरी मुंबई में है, तो मैं दिल्ली में बैठकर मुंबई की ब्रांच के अकाउंट्स बनाने वाली हूँ. दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू डू. तो हमने, हमारा हेड ऑफिस ने अकाउंट बनाना है ब्रांच का. इस चैप्टर में हमने वही सीखना है कि हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट कैसे बनाएगा. ये बनाने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हमें हमारे सिलेबस में कवर करने हैं. पहला मेथड है हमारा डेटर्स मेथड और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. आज की क्लास में और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको जो फर्स्ट मेथड है डेटर्स मेथड वो ही कराऊंगी. डेटर्स मेथड इन केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग. और
ये जो अब डेटर्स मेथड के अंदर हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, इसको अगर आसान तरीके से समझना है, लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये हमारा नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट का मिक्सचर है। जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट का मिक्सचर है। वो कैसे? नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से हम ब्रांच अकाउंट के अंदर भी जो हेड ऑफिस है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाह रहा है। देयरफॉर आई एम यूजिंग द वर्ड नॉमिनल अकाउंट ब्रांच के लिए। और पर्सनल इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हम जो इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम ब्रांच को हेड ऑफिस का डेटर समझने वाले हैं। और ऐसे समझ के अगर हम हमारे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, इस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। सो अगर आप एक डेटर्स अकाउंट याद करें, जब भी हमारा डेटर्स इंक्रीज होता है, वी डेबिट इट, राइट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें ये हमेशा इसके अंदर रूल फॉलो करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसके अंदर रिसीवर और गिवर दोनों हमारा ब्रांच होने वाला है। डेबिट द रिसीवर एज इन कि जब ब्रांच को कुछ मिलेगा, मतलब एज एन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच अकाउंट में। हम हमेशा याद रखेंगे, जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे ब्रांच अकाउंट में। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। So if you want to take a note of it, take a note of it that in branch account, we record only the transactions that are happening between branch and head office, and no other transaction is recorded in branch account under your debtors method. So मैंने अब बोला कि let us treat our branch as a debtor of the head office. So अब जब भी head office branch को कुछ देगा, हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी हेड ऑफिस ब्रांच से कुछ लेगा, यानी ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ देगा, तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। I'll show it here कैसे यहाँ पर हो रहा है। मैंने आपके साथ में क्वेश्चन बैंक तो शेयर किया है, मैं ये फॉर्मेट भी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। So this is my branch account in the books of head office. So this is my debit side, right? This is my debit side and the other one is my credit side. तो हम यहाँ पर देखें, ये वाला जो देखें गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये मैं डेबिट पे कब लिख रही हूँ? डेबिट पे मैं लिख रही हूँ जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ रेमिट करेगा। ठीक है, अगर ब्रांच बनाई है तो हेड ऑफिस स्टॉक भेजेगा ब्रांच को, पैसा भेजेगा ब्रांच को अपने खर्चे निकालने के लिए। तो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है या पैसा भेज रहा है, हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डेबिट आवर ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे तो हमने कर दिया डेबिट। किस नेम से करा? नेम हमेशा सेम रहेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। चाहे ब्रांच भेजे हेड ऑफिस को, चाहे हेड ऑफिस भेजे ब्रांच को, जो अकाउंट का नेम है, अकाउंट का नेम हमेशा रहेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। सिर्फ वो डेबिट पे आ रहा है या क्रेडिट पे आ रहा है, उससे हमें पता चलेगा कौन किसको भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये शो हो रहा है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड का मतलब जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, सो देयरफॉर वी आर शोइंग इट ऑन द डेबिट साइड। अगर हेड ऑफिस पैसे भेज रहा है ब्रांच को, पैसे भेज रहा है, पैसे क्यों भेजेगा? ब्रांच अपने आप में तो एक फिक्स, अपने आप में तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डिपेंडेंट है अपने हेड ऑफिस पे पैसों के लिए। उसको सैलरीज पे करनी है अपने स्टाफ को, रेंट पे करना है जगह का, देयर आर अदर पेटी एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। सो वो सब पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब पैसे ब्रांच हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को। सो जब भी हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को, उसको हम डेबिट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू बैंक, सैलरीज फॉर रेंट, अदर एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इस पॉइंट को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अकाउंट बनाने का और समझने का सबसे आसान तरीका है। जब भी हेड ऑफिस भेजे ब्रांच को, डेबिट कीजिए, और जब भी ब्रांच भेजे हेड ऑफिस को, उसको क्रेडिट कीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया मैंने ये गुड्स सेंट टू ब्रांच क्यों लिखा है और ये टू बैंक क्यों लिखा है। अब हम आ जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अब मैंने यहाँ पर भी लिखा है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लेकिन ब्रैकेट्स में लिखा है रिटर्न बाय ब्रांच। सो अगर ब्रांच के पास सपोज एक्स्ट्रा गुड पड़ा रह जाता है, तो ब्रांच उसे अपने पास नहीं रखकर हेड ऑफिस ट्रांसफर कर देता है।
तो इसलिए उसको हम शो करते हैं हमारे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को, हमने वो करना है क्रेडिट। यहाँ पर ब्रांच ने भेजा है, रिटर्न बाय ब्रांच लिखा है, रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। सो ब्रांच ने भेजा हेड ऑफिस को, इसलिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट अकाउंट के अंदर। इधर अब बाय बैंक लिखा है, बाय बैंक मतलब ये अमाउंट ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को। ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को मतलब ब्रांच क्यों भेजेगा हेड ऑफिस को पैसा? सपोज ब्रांच ने सेल्स करी, कस्टमर से उसके पास पैसा आया, कस्टमर्स उसने कैश सेल्स करी या क्रेडिट सेल्स करी और डेटर्स ने उसको पैसा दिया, ठीक है। तो जो भी पैसा ब्रांच के पास आएगा, ब्रांच विल रेमिट दैट एंटायर अमाउंट टू द हेड ऑफिस, जो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप इट इज नाउ क्लियर। मैं जो बैलेंसेस हैं वो अभी समझाती हूँ, बट समझाना ये बहुत जरूरी है कि जब भी हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को डेबिट, जब ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को तो क्रेडिट दिस ब्रांच अकाउंट। अब बैलेंसेस के अंदर हम कैसे कर रहे हैं, इसको अज्यूम कीजिए कि जब भी ईयर ओपनिंग होगी, यानी 1 अप्रैल को साल खुलता है, 31 मार्च को साल हमारा फाइनेंशियल पीरियड बंद होता है। तो जब भी हमारा फाइनेंशियल पीरियड ओपन होगा, तब जो हेड ऑफिस है सब कुछ वो ब्रांच को दे देगा। सब कुछ मतलब ओपनिंग स्टॉक दे देगा, उसके पास जो भी पेटी कैश बैलेंस है या डेटर्स है, वो सारे बैलेंसेस जो एसेट्स के हैं हेड ऑफिस ब्रांच को देगा। जब वो ब्रांच को दे रहा है तो वही डेबिट द रिसीवर। ब्रांच के पास आ रहा है तो हमने सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट कर दिया, ठीक है। हम हमारा ओपनिंग बैलेंस सारा एसेट्स का डेबिट कर देंगे। वैसे ही अगर वो लाइबिलिटीज दे रहा है, हेड ऑफिस अगर लाइबिलिटीज दे रहा है ब्रांच को, लाइबिलिटीज एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी दे रहा है तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। फिर रिपीट कर रही हूँ, साल के शुरू में अज्यूम करेंगे हेड ऑफिस ब्रांच को सब कुछ दे रहा है, हम ब्रांच को हेड ऑफिस का क्रेडिटर अज्यूम कर रहे हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो साल के शुरू में जब दे रहा है, सो वी आर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ ब्रांच, उसे रिसीवर मान के हम डेबिट कर रहे हैं और सारे एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइबिलिटीज के लिए ऑपोजिट रूल फॉलो होगा, तो लाइबिलिटीज हम क्रेडिट कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस पे, तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो ब्रांच है, क्लोजिंग के टाइम पे ब्रांच सब कुछ हेड ऑफिस को रिटर्न कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया क्रेडिट, और जो लाइबिलिटीज वो ट्रांसफर करेगा उसको हम कर देंगे डेबिट। जो ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमने रूल लगाया था उसका एग्जैक्टली हमने ऑपोजिट कर दिया है। अब इसके बाद जो भी हमारा बैलेंस बचता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू आवर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब हम इससे कैसे पता लगा रहे हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और टर्म याद रखना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एज इन सब ब्रांचेस का अलग अलग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा और उसको फिर हेड ऑफिस के उसमें कंबाइन किया जाएगा। तो अगर हमारा डेबिट बैलेंस है, राइट, डेबिट बैलेंस है मींस आवर डेबिट साइड इज मोर देन आवर क्रेडिट साइड। अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे कब आएगा? व्हेन वी हैव अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस आवर डेबिट साइड इज मोर देन आवर क्रेडिट साइड। सो व्हाट डज इट मीन इफ आवर डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड? डेबिट साइड ज्यादा है मतलब डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? डेबिट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच को क्या दे रहा है। क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्रांच हेड ऑफिस को क्या दे रहा है। सो डेबिट इज मोर मींस head office is giving more to branch, then branch is giving back to the head office। मतलब ब्रांच के पास ज्यादा सामान आ रहा है जितना ब्रांच वापस कर रहा है हेड ऑफिस को, इसका मतलब ब्रांच लॉस में है। ब्रांच लॉस में है बिकॉज इट नीड्स मोर फ्रॉम द हेड ऑफिस। वो ज्यादा नहीं दे पा रही, रिटर्न नहीं कर पा रही अपने हेड ऑफिस को, इसका मतलब ब्रांच हमारी लॉस में चल रही है। सो अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो we will write by general profit and loss and it shows that our branch is in loss. If we have a credit balance means कि ब्रांच ज्यादा रिटर्न कर पा रही है हेड ऑफिस को, ज्यादा रिटर्न कर पा रही है, जितना ले रही है उससे ज्यादा वो हेड ऑफिस को वापस दे रही है।
सो दैट शोज कि हमारी जो ब्रांच है वो प्रॉफिट में है, उसकी सेल ज्यादा हो रही है, प्रोबेबली इसलिए वो ज्यादा पैसे दे पा रही है हेड ऑफिस को. So this will be shown on the debit side. Our credit balance will be shown on the debit side as we do in profit and loss only, and this will mean the branch has incurred a profit. So this was the format. You can take a screenshot of the format. मैं इसको दिखा रही हूँ आप लोगों को फिर से. So you can take a screenshot of this format. मैं इसका minimize कर देती हूँ size एक और, जिससे ये एक ही पेज पर आ जाए, and you can then zoom it. अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आई विल आल्सो शेयर द फॉर्मेट विद यू ऑन द टेलीग्राम. So this I have tried to show the branch account on one page. You can take a screenshot of it. If the screen is blurred, I am increasing the size. इसको आप पार्ट्स में भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. राइट नाउ अब मैंने आपके साथ मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन शेयर किया था, क्वेश्चन बैंक शेयर किया था अकाउंटिंग का, दैट आई एम शोइंग टू यू. उसके अंदर से हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आज. So this was the question bank which I shared with you, the questions that we are going to do in the class. जिनके पास नहीं है, you can take a screenshot of this. So this is the entire first question. अगर ये ऐसे विजिबल है तो आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, trying to make it on first page only. This is the entire box. So I hope you all have taken the screenshot and you all have the question for the you all have this first question. So let us start solving this first question. यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रांच अकाउंट. अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने लिए क्वेश्चन और इजी बनाने के लिए यू कैन राइट ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जिससे हमें हमेशा याद रहे ये ब्रांच अकाउंट हम कहाँ बना रहे हैं और कौन बना रहा है. ये ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है अपनी बुक्स में टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस earned by the branch, earned or incurred by the branch during a particular financial year, right? So this is our here I'll be doing our first question. So यहाँ पर question में लिखा है Narmada Limited has a branch at Jaipur. Branch remits all cash received daily to the head office and all expenses of the branch are paid by the head office directly. From the following particulars, as on 31st March, prepare a branch account in the books of head office. हम branch account बना रहे हैं in the books of head office. So this is a very basic question that we are doing right now, just for your understanding. सबसे पहले given है stock at branch on 1st April 2019, 19,500. So this shows it is our opening balance of stock, है ना. ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ लिखना है, हमने अज्यूम करना है साल के शुरू में सब कुछ जो हेड ऑफिस है ब्रांच को दे रही है. सो ब्रांच को दे रही है मींस डेबिट द रिसीवर. ब्रांच हेड ऑफिस का रिसीवर है. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैलेंस BD. We have opening stock. The amount of opening stock is 19,500.
Next, given to us is petty cash at branch on 1st April 2019. Petty cash हमारा opening stock, opening balance ही है. Opening balance of petty cash. So I write here petty cash. Amount of petty cash is 500, which I write. Now next is goods supplied to branch during the year 1,80,000. Goods supplied to branch मतलब goods sent by the head office to branch. अब हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को, याद रखना है डेबिट करना है, तो इसलिए मैं इसको डेबिट करने वाली हूं और नेम यही आता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. हमेशा ये ध्यान रखना, नेम हमेशा ये रहेगा, चाहे ब्रांच रिटर्न करे चाहे हेड ऑफिस दे, नेम हमेशा अकाउंट का सेम रहेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. सो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है 1,80,000, which I have recorded. ऊपर का बैलेंस भी लिख देती हूँ 20,000. Next, given to us is goods returned by branch 5,400. अब यहाँ पर branch giver है, receiver नहीं है, branch giver है. So we are going to credit it. Credit कौन से amount से करेंगे? इसी amount किस name से करेंगे? By goods sent to branch. अब इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि ब्रांच भेज रही है तो ये गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच है. अकाउंट का नेम हमेशा सेम रहेगा, चाहे ब्रांच को मिले चाहे ब्रांच दे. ठीक है, कंफ्यूजन इरेज करने के लिए इसके आगे आप लोग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच. सो मैंने नहीं लिख रही हूँ, बट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट इसके आगे गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच इज 5,400. नेक्स्ट इज कैश सेंट टू ब्रांच. ठीक है, फॉर मैं आगे पढ़ती हूँ. कैश सेंट टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को. अब हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, याद रखें हमेशा. सो टू कैश which is being sent by the head office to branch, इसलिए मैंने लिखा है इसको डेबिट साइड पे. अब कैश वो किस किस चीज के लिए भेज रहा है? सैलरीज के लिए भेज रहा है. सैलरीज के लिए भेजा 22,000. नेक्स्ट कैश उसने भेजा फॉर रेंट. रेंट के लिए सेंड किया 6,000. एडवर्टीजमेंट के लिए सेंड कर रहा है 1,500. नेक्स्ट वो सेंड कर रहा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस. अगेन हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को फॉर पेटी एक्सपेंसेस. सो पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा है 1,000. राइट. नेक्स्ट इज कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच. अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देना है. ये चार चीजें, ये चार कैश के अमाउंट भेजे हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया. मैं हाथ के हाथ ही कैलकुलेशन कर रही हूँ. 22,000 प्लस 6,000 plus 1,500 plus 1,000, which gives me 30,500. right. Next भेजा है ब्रांच ने, राइट, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर. यानी अब ये वाला जो कैश है ये हेड ऑफिस ने नहीं, ये ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को. सो जब ब्रांच भेजेगा यानी ब्रांच यहाँ पर हो गया गिवर. सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट द गिवर. सो we write by cash, right? Cash received from branch during the year. So amount of cash received from branch during the year is 2,15,000. क्यों किया है? क्योंकि ये ब्रांच ने भेजा है टू हेड ऑफिस. नेक्स्ट इज कैश सेंट बाय ब्रांच ऑन 28th March 2020 still in transit 8,000. Now of this cash sent by branch, it is still in transit. भेज दिया था पर अभी ट्रांजिट में ही है, रिसीव नहीं हुआ. So जब भी ट्रांजिट में होगा, what are we going to do? We are going to show it in our closing balance.
जो भी ट्रांजिट का अमाउंट होगा that has to be shown in your closing balance. So I am going to write here by balance BD. फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी ट्रांजिट का अमाउंट है that has to be shown in your balance BD. क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका, क्योंकि ब्रांच ने still it is to pay. So I write here cash in transit is 8,000. We are going to write. Next it says stock at branch on 31st March 2020. Stock at branch on 31st March. This means it is our closing stock. So by balance BD के अंदर ही मैं अपना closing stock भी लिख दूंगी. Closing stock is 22,600. Next is closing balance of petty cash. Closing balance of petty cash भी balance BD में आ जाएगा. Amount of closing balance of petty cash is 200. And next is salary outstanding 2000. अब salary outstanding 2000 क्या है? Salary outstanding is nothing but the liability. It's a closing liability. So अगर हम closing assets जो हैं branch के credit side पे दिखा रहे हैं, तो हम जो हमारी closing liability है, we have to show it on our debit side. Yeah, so petty cash was 200. अब जो कि closing salary outstanding है, this is my closing liability. Closing liability को मैंने show करना है मेरे debit side पे. I'll write here to balance BD. Below I'll write my closing liability, that's my salary outstanding, and the amount of salary outstanding is 2000. We are going to do all these calculations. So cash in transit balance of my closing balance is 8,000 plus 22,600 plus 200, which gives me 30,800. Here it is 2,000 only. So you can also do the calculations, because in the end we might commit some calculation mistakes in class. So you also do cross check in case I do some calculation mistake. Yeah. So यहाँ पर my credit side is more than my debit side. So when my credit side is more than my debit side, that means profit. So that means the branch has earned a profit. So I am going to write here profit and loss. Brackets for the convenience, I am writing profit. So the profit earned by the branch is 18,700. So this is the profit that has been earned by the branch. I'll try to minimize it if you can see it on one page only. Yeah, this is my branch account. I hope it is clear to all of you.
ब्रांच अकाउंट के अंदर जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस थे, ओपनिंग बैलेंस आ गए हमारे डेबिट साइड पे एसेट के, क्लोजिंग बैलेंस एसेट के आ गए ऑन माय क्रेडिट साइड हियर। ठीक है, जब भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा मैंने उसको शो किया ऑन माय डेबिट साइड, जब ब्रांच ने भेजा हेड ऑफिस को मैंने उसको शो किया ऑन माय क्रेडिट साइड, एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माय प्रॉफिट और लॉस फॉर द ब्रांच। जो नेम लिखते हैं हम अकाउंट के लिए दैट वी राइट एज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। और एक ये क्वेश्चन यूजुअली रहता है कि जो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस है मैंने बैलेंस बीडी के ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? सिंपल रीजन है, जो भी बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस को हम हमेशा एंड में दिखाते हैं। जब क्लोजिंग बैलेंस एंड में दिखा रहे हैं तो इसलिए मैंने जो मेरा बैलेंस है वो उससे ऊपर लिख दिया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का। So if there is any doubt in this question, please take it up, please write it in the chat box so that I can explain before proceeding further. Quickly you can write your question because I'll introduce a new account to you. If there's any doubt, you can please write it in the chat box. इस क्लास के बारे में बात कीजिए प्लीज। प्लीज एक्सप्लेन ब्रांच एंड हेड ऑफिस डेबिट क्रेडिट। जब भी हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ देगा उसे हम करेंगे डेबिट, और जब भी ब्रांच देगा हेड ऑफिस को उसको हम करेंगे क्रेडिट। कैश इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक में है तो बैलेंस सीडी है बेटा, वो अगर मैंने गलती से वहां बैलेंस बीडी लिख दिया तो करेक्ट कर दीजिए। कैश इन ट्रांजिट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको हम बैलेंस सीडी में ही शो करेंगे। क्रेडिट साइड में बीडी क्यों दिया है? क्रेडिट साइड में हमने जो आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज हैं उनका बीडी दिया है। जो डेबिट में हम दे रहे हैं हम एसेट्स का बैलेंस बीडी दे रहे हैं, क्रेडिट साइड पे हम हमारी लाइबिलिटीज का बैलेंस बीडी दे रहे हैं। यस, हम ब्रांच को अज्यूम कर रहे हैं कि वो हेड ऑफिस का डेटर्स है। लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। जैसे हमारा जो कैश है, कैश अगर हमारा एसेट है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ब्रांच की लाइबिलिटी है। हमने जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट है उसको क्रेडिट साइड पे शो किया है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। इज लाइबिलिटी ऑफ ब्रांच। आई होप सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्लियर है ट्रीटमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है क्योंकि हमने बैलेंस, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, दिस इज बैलेंस सीडी। और क्योंकि यहाँ पर हम एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं बैलेंस सीडी के अंदर, तो बट ऑब्वियसली हम लाइबिलिटी भी सेम साइड पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट आएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने ऑपोजिट साइड में ट्रीट करी है, ठीक है। इट्स नथिंग बस जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। अब ब्रांच ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी फिगर्स गिवन नहीं होती हैं। सारी फिगर्स गिवन नहीं होती तो हमें कुछ मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए एक दो और अकाउंट बनाने पड़ते हैं।
फॉर इंस्टेंस इफ आई शो यू दिस सेकेंड क्वेश्चन भी सबके पास है टेलीग्राम पे, उसको भी देख लीजिए. So यहाँ पर Usha Garments has a branch at Pune. You can read this question. अब आप अगर देखेंगे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिट सेल्स है, बैड डेट्स भी है. रीड दिस क्वेश्चन थॉरली, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है. और मेरे पास अब जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस में मेरे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है. राइट आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसमें आपको दिखेगा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है हमारे पास. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस के अंदर हमें कुछ अकाउंट्स मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स. इसमें हम दो तरीके के मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे डेटर्स मेथड में. एक हो जाता है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट and the other one is memorandum stock account. So in today's class I'll also show you how to make memorandum debtors account. Memorandum debtors account is nothing but similar to your debtors account. This is your memorandum branch debtors account. हम यहाँ पर नाम मेमोरेंडम इसलिए लिखते हैं डेटर्स से पहले क्योंकि ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है. ठीक है, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं. सो वी यूज द टर्म मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट. अब इसको बनाना कैसे है, एग्जैक्टली एज वी मेक योर डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट में whenever the amount of debtor is increasing we debited, और जब भी डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. तो डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा, क्रेडिट सेल्स हुई वहां से इंक्रीज हो जाएगा, हमने वो कर दिया. वी राइट ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड एंड देन डेटर्स का बैलेंस हमारा डिक्रीज कैसे होगा. डेटर्स अगर हमें जो डेटर्स है इफ दे मेक द पेमेंट टू अस, हमें वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं, so that is going to decrease the balance of debtors. अगर कोई bad debts हो गए या हमने डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया या कोई अलाउंस पे कर दिया या डेटर्स ने हमें रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, so all these things they are going to reduce the balance of my debtor. So I show it on my credit account. So whatever is increasing my debtors balance I debited, and whatever is decreasing my debtors balance I credit that amount. Balance BD we write on the debit side and balance CD we write on the credit side. So इसमें से अगर हमारे पास कुछ फिगर गिवन है, कुछ मिसिंग है, so we are able to find out a missing figure. So अब जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है. ठीक है, बट हमारे पास सेल बैलेंस CD गिवन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स गिवन नहीं है. So this account is going to help us calculate this balance CD. So therefore we make these memorandum branch debtors account or stock account. Stock account हम probably next class में करेंगे. So you can take a screenshot of this memorandum branch debtors account. Read this question as well. Second question. Take a screenshot of the second question. I hope now you all have, जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है उनके पास अभी ये क्वेश्चन आ गया है. So let us solve this question. So two accounts I am preparing. One is memorandum branch debtors account and the other one is branch account in the books of head office. So first thing that is given to us is stock as on 1st April 25,000. So stock as on 1st April 25,000 means this is my opening stock. So opening stock हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स में तो नहीं आएगा, but obviously opening stock हमारा branch account में जाएगा. Here I am writing balance BD stock. Value of opening stock is 25,000. Next given to us is
debtors as on 1st April. Again, this is our opening debtors, balance of opening debtors. So balance of opening debtors, opening asset है, branch account में भी जाएगा. Debtors balance, that is 12,000. और debtors का opening balance हमारे debtors account में भी जाएगा. Debtors account के अंदर भी मैं show कर रही हूँ balance BD of 12,000. Next given to us is goods received by branch from head office. अब यहाँ पर लैंग्वेज जरूर पढ़ना, लैंग्वेज में क्या लिखा है. गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, या गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच है. ठीक है, मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच नहीं लिखा, यानी इसके अंदर एक हिडन मीनिंग आ जाता है. हिडन मीनिंग क्या कि गुड्स ब्रांच ने कितना रिसीव किया है, ब्रांच को कितना भेजा गया है और ब्रांच ने कितना रिसीव किया है, ये दो चीजें अलग अलग हैं जिसको ध्यान रखना है. ब्रांच ने यहाँ पर लिखा है ब्रांच ने कितना रिसीव किया है. सपोज मैंने ब्रांच को भेजा 1 लाख के गुड्स और ब्रांच ने रिसीव किया 80,000 के गुड्स. तो जो 80,000 है वो क्या है, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, पर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 1 लाख. सो दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. बी माइंडफुल ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा है गुड्स रिसीव बाय ब्रांच एंड नॉट गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच. सो आई एम गोइंग टू राइट अकॉर्डिंगली. कि हो सकता है ज्यादा सप्लाई किया हो पर ब्रांच को अभी नहीं मिला हो. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ब्रांच अकाउंट के अंदर, इन ब्रांच अकाउंट आई एम राइटिंग टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड बिलो आई एम राइटिंग, मैं इसका वर्क इसका इनर कॉलम में ही दिखा रही हूँ 1,60,000, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अभी कि ब्रांच को पूरा 1,60,000 ही भेजा या और भी भेजा और कुछ ट्रांजिट में भी हो सकता है. मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,60,000 गुड सेंड टू ब्रांच फॉर नाउ. नेक्स्ट इज कैश सेल्स 1,40,000. अब कैश सेल्स 1,40,000 का मतलब क्या है, जो भी ब्रांच के पास कैश सेल्स हुई, ब्रांच क्या करेगा उस कैश का, अपने पास तो रखेगा नहीं, सारा का सारा वो हेड ऑफिस में भेजेगा. सो जब भी ब्रांच हेड ऑफिस को भेज रहा है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम करते हैं क्रेडिट. सो इस केस के अंदर भी आई एम गोइंग टू क्रेडिट दिस अमाउंट. आई एम राइटिंग हियर बाय कैश, यू कैन राइट बाय कैश, बाय बैंक. So ये है amount of cash sales. There could be more amount. So I am writing it again in bracket. कितना cash sales हो रहा है अभी, 1,40,000 का, which I am writing. There could be more amount which the branch might further send. So I am writing it in the inner column only कि branch ने 1,40,000 तो definitely भेजा है head office को. Next given is credit sales. अब क्रेडिट सेल्स जो है वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है. जो ये अमाउंट है 1,08,000 रुपए, ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये ब्रांच अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे डेटर्स अकाउंट में. डेटर्स अकाउंट के अंदर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड हियर माय क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स कितनी है, 1,08,000. क्रेडिट सेल्स से क्या हो रहा है, जितना मेरा ये डेटर्स है वो बढ़ रहा है, डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है, जो मेरे कर्जदार हैं जिनसे मुझे लेना है पैसे वो बढ़ रहे हैं. सो क्रेडिट सेल्स इज इंक्रीजिंग माय डेटर्स. सो आई शो इट ऑन माय डेबिट साइड 1,08,000. नेक्स्ट इट शोज कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स 92,000. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 92,000 मीन्स जो ये 90 इससे मेरे क्या हुए, डेटर्स कम हो गए. अगर डेटर्स ने, आई एम राइटिंग कैश रिसीव्ड, यू कैन जस्ट राइट कैश एज वेल. अगर डेटर्स ने कैश दे दिया ब्रांच को, सो डेटर्स उससे कम हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू शो इट ऑन माय क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच डेटर्स. सो कैश रिसीव्ड इज 92,000 और जो कैश रिसीव हुआ उससे क्या होगा, कैश रिसीव होने से जो एंटायर ये कैश है वो ब्रांच सारा का सारा रेमिट कर देगी
टू हेड ऑफिस। सो यहाँ पर जो ये बाय कैश लिखा है, कैश सेल्स का 1,40,000, मैं उसी में ऐड कर देती हूँ जो फर्दर अमाउंट डेटर से आ रहा है ऑफ 92,000, क्योंकि ये जो 92,000 है ये भी ब्रांच अपने पास नहीं रखेगी, इस अमाउंट को भी ब्रांच फर्दर आगे हेड ऑफिस को ही रेमिट करेगी। नेक्स्ट इज बैड डेट्स 2,400। अब ये जो बैड डेट्स हैं 2,400 के, बैड डेट्स ब्रांच अकाउंट, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बट बैड डेट्स होने से जो हमारे डेटर्स की वैल्यू है वो कम हो रही है, इसलिए आई एम गोइंग टू राइट इट इन माई डेटर्स अकाउंट बैड डेट्स। अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज 2,400. Next, after bad debts is discount allowed 3,600. डिस्काउंट अलाउ करने से भी जो डेटर्स है उनका जो अमाउंट ड्यू है वो कम होता है, इसलिए मैं इसको भी क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ। डिस्काउंट अलाउड 3,600। डिस्काउंट अलाउड भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए मैं उसको भी ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आफ्टर डिस्काउंट अलाउड आई हैव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। अब कस्टमर्स अगर गुड रिटर्न कर देंगे तो इससे ये क्या, ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का है? नो, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट इन्वॉल्विंग ब्रांच एंड हेड ऑफिस, उनके बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है ब्रांच और कस्टमर्स के बीच का। सो इससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स है वो कम हो, डेटर्स है वो कम हो जाएंगे। सो डेटर्स अकाउंट में ही आई विल राइट माय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, दैट इज 4,100, which I mention at my debtors account. After sales return, it is written checks sent to branch for salaries. यानी अब जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांच को कैश दे रहा है, ठीक है, पैसे दे रहा है उसके एक्सपेंसेस के लिए। सो चेक भेजा है, आई विल राइट टू बैंक, के लिए पैसे भेज रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को, एक भेज रहा है सैलरीज के लिए। सो लेट अस राइट सैलरीज, अमाउंट इज 18,000। नेक्स्ट भेज रहा है फॉर अदर एक्सपेंसेस, सो लेट अस राइट अदर एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 12,800, right? And next it says stock as on 31st March 2020. This means this is my closing stock, closing balance है। So मैं यहाँ पर लिख देती हूँ by balance CD, by balance CD stock का हो गया closing balance 30,500। Now next it says goods in transit as on 31st March 5,000। सो गुड्स इन ट्रांजिट 5,000, मतलब मैंने बताया ट्रांजिट का हम हमेशा बैलेंस सीडी में लिखते हैं, मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ बैलेंस सीडी में गुड्स इन ट्रांजिट 5,000। सो गुड्स इन ट्रांजिट 5,000। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रांच ने, मैंने आपको पहले बताया था, ब्रांच ने यहाँ पर लिखा है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, 1,60,000 लिखा है, लेकिन हेड ऑफिस ने कितने भेजे? हेड ऑफिस ने भेजे 1,60,000 और 5,000, यानी 1,65,000 हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे, जिसमें से ब्रांच को रिसीव हुए सिर्फ 1,60,000। यहाँ पर ब्रांच को कितने रिसीव हुए हमने वो नहीं लिखना। डेबिट साइड पर ब्रांच को कितने रिसीव हुए, वी आर नॉट सपोज टू राइट दैट। हमने लिखना है ब्रांच को कितने गुड्स भेजे गए। तो ब्रांच को भेजे गए 1,60,000 और 5,000, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को टोटल गुड्स भेजे वर्थ रुपीज 1,65,000, जिसमें से ब्रांच ने रिसीव किए सिर्फ 1,60,000, राइट। हमें ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट वाला सारा अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस में भी जाएगा। सो गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 मैंने क्लोजिंग बैलेंस में भी लिखा है 5,000, राइट। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको शुरू होते ही बता दिया था कि मेरे पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं गिवन। सो आई एम सपोज टू कैलकुलेट माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, बिकॉज मुझे ब्रांच अकाउंट में वो भी लिखना है। सो लेट अस कैलकुलेट हियर आवर
balance CD, do the calculations. 12,000 plus 1,08,000 minus 92,000 minus 2,400 minus 3,600 and minus 4,100. So the balance that I get is in my balance CD in my branch debtors account, that is 17,900. Are my assets. So this is the closing balance of my asset. So asset at the end of the year हम balance CD में लिखेंगे branch account में closing balance of debtors which was 17,900. So my total balance CD is 21,500 plus 5,000 plus 17,900, which gives me 44,400, 44,400. And total cash received is 1,40,000 plus 92,000, which is 2,32,000. Plus 12,000, which is 37,000. And the total bank amount transferred is 30,800. Now we will calculate हमारा debit balance है या credit balance है. So if we'll see, we again have a credit balance. Our credit side is more than the debit side. So which means the branch is earning a profit. So यहाँ पर I don't have space. Let me make one. Yeah. So I have credit balance, which means branch is remitting more to head office than it is receiving from head office. So that means the branch is making a profit. I'll write to general profit and loss. Branch is making a profit. You can write down profit in brackets for the convenience. It is making a profit of 43,600. So this is how I close my question. You can take a screenshot of this solution. So now if you have any doubts, you can post it in the question answer. Yes, अगर ब्रांच के अंदर, बट ऑब्वियस ना अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, लॉस हो गया, तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. बेटा हमेशा टोटल लिखना होता है. मैं नहीं लिख रही, जस्ट सेविंग माय टाइम हियर. आप ऐड करके हमेशा टोटल लिखिए ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ऑफिस बिल्कुल, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को मनी भेजेगा तो उसे हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, और जब भी ब्रांच भेजेगी हेड ऑफिस को तो उसको हम क्रेडिट साइड पर शो करेंगे. बेटा आई डोंट रिमेम्बर ये क्वेश्चन मोंगा से है, डीके गोयल से है, बीके गोयल से है. मैंने ये ऐसे ही अपने पास साइड में लिखे हुए थे. यू कैन चेक, इट माइट बी फ्रॉम देयर. नहीं, मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप प्रॉफिट बाय चांस बाय मिस्टेक क्लास में भी लिख देते हैं. मतलब आई कांट से डिडक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर. बट अगर आप उसको उसके ऊपर लिखो, सो दैट शोज अ बेटर फॉर्मेट.
सैलरी आउटस्टैंडिंग में सबको प्रॉब्लम आ रही है। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ठीक है। अगर क्लोजिंग में सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है। तो अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी शो कर रही हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट शो कर रही हूँ क्रेडिट साइड पे, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी शो करूंगी ऑन द डेबिट साइड। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। यस, ये ब्रांच अकाउंट फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट जनरल प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, मतलब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जो भी बैलेंस है हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी बैलेंस है वो हमारा जनरल पीएनएल है। कुछ नहीं करना, डेबिट साइड पे जो है उसको ऐड कर दो, क्रेडिट साइड पे जो है उसको ऐड कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर जनरल पीएनएल। सैलरी आउटस्टैंडिंग सबका क्वेश्चन आ रहा है, डेबिट क्यों आएगा? क्योंकि हम क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस सीडी लिख रहे हैं वो किसके लिख रहे हैं? एसेट्स के लिख रहे हैं। जो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं या क्लोजिंग डेटर लिख रहे हैं वो सब हमारा एसेट है। जब अगर हम एसेट हमारा क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो बट ऑब्वियस है ना, अगर लाइबिलिटी होगी तो उसको डेबिट पे लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है इसलिए हमने उसको डेबिट पे लिखा। यस राजीव, यू कैन टाइप योर डाउट्स। देखो टेलीग्राम लिंक ना बहुत सारे, देयर आर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स और यहाँ पे इस टाइम पे 351 अटेंडीज हैं, तो आई थिंक सबके पास होना चाहिए। अगर जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं वो यहाँ पे प्लीज पोस्ट कर दीजिए टेलीग्राम लिंक फॉर द हेल्प ऑफ अदर्स। नहीं तो आपके दूसरे ग्रुप्स होंगे वहां पर आप शेयर कर दीजिए। अगर आप जनरल प्रॉफिट को बैलेंस बीडी के बाद लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बैलेंस तो वही निकाल रहे हो, सिर्फ लिखने का एक तरीका बताया है, ऐसे लिखते हैं। नहीं लिख रहे, नहीं लिख पा रहे, गलती से ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लाइबिलिटी और एसेट का ट्रीटमेंट सेम नहीं कर सकते। जो एसेट का ट्रीटमेंट करेंगे ऑब्वियस है हम लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट उससे ऑपोजिट ही करेंगे, इसलिए क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा। हम एसेट और लाइबिलिटी एक साइड पे कैसे लिख दें? एंड आई होप इसके अलावा कोई और डाउट्स नहीं है किसी के। I cannot say there will be choice. चॉइस तो होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और पार्टनरशिप में। सो इन द क्लास आई एम गोइंग टू कवर पार्टनरशिप। चॉइस होती है और हम शायद से हम पार्टनरशिप करेंगे, बाकी यू विल गेट टू नो फ्रॉम द एडमिन डिपार्टमेंट। बैलेंस सीडी तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना सारा, समझना। क्वेश्चन के अंदर हमें सब चीजों के बैलेंस सीडी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। हमने नहीं निकाला उसे, क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में हमने डेटर्स का बैलेंस सीडी जरूर निकाला और डेटर्स का अकाउंट बनाकर। फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भेज दिया टोटल अमाउंट कितना भेजा है, वहां पर पार्ट्स में नहीं था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में ट्विस्ट था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में ट्विस्ट था कि ब्रांच ने कितना रिसीव किया है। अगर ऐसा ट्विस्ट हो तब हमें ऐड करना पड़ रहा है ट्रांजिट वाला, लेकिन अगर सारा का सारा ही शो कर दिया इतना टोटल भेजा हुआ है तब उसमें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ। मैंने जो सॉल्यूशन किया है उसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये ब्रांच अकाउंट है सेकंड क्वेश्चन का। क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। ये डेटर्स अकाउंट है सेकंड क्वेश्चन का। और जो फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। टेक द स्क्रीनशॉट। और ये ब्रांच डेटर्स का फॉर्मेट है। And this is the format of your branch account. So I hope it is clear. I'll end the session right now and we'll meet on Saturday with more questions. Thank you, class.